बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया आपके सामने बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली खबर तो यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। जी हां, चौधरी निज़ामुद्दीन ने ट्रूस का झंडा लहरा दिया है, लेकिन रिचर्ड ग्रैनल हैं कि सुनने को नहीं आ रहे। रिचर्ड ग्रैनल ने एक और बड़ा इकदाम उठा दिया है। हालांकि इस इकदाम के उठाने से पहले ही चौधरी निज़ामुद्दीन बेबसी में सफ़ेद झंडा लहरा चुके हैं। आपको पूरी तफसील बताते हैं कि कहा जा रहा था कि अमेरिका में फैसले नहीं होंगे। वो इमरान खान थे जो एब्सोल्युटली नॉट कह लेते थे, और यहाँ वजीर दिफा आपको बताते थे कि फैसले पाकिस्तान में होने, अमेरिका में नहीं होने। अभी तो वहाँ कोई फैसला ही नहीं हुआ। अभी तो वहाँ हुकूमत को भी बनने में 1 महीने से ज़्यादा वक्त दरकार है, क्योंकि 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने वहाँ पर अपना हल्फ लेना है। और अभी आज भी 19 दिसंबर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो अभी भी 1 महीना 2 दिन, क्योंकि ये 31 का महीना है, तो अभी भी तकरीबन कोई 31-32 दिन जो हैं वो बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ही चौधरी निज़ामुद्दीन ने सिर्फ एक ही दफ़ा, जब रिचर्ड ग्रैनल ने आगे से, जिसे हमारे यहाँ 77 साल में हमें पढ़ाया गया, दंदान शिकन, मीन दांत तोड़ने वाला, फॉरेन बंदे को ऑर्थोडंटिस्ट याद आता है कि दांत टूट गए तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो दंदान शिकन जो हमें सारी ज़िंदगी पढ़ाया गया, जवाब दुश्मन को दिया गया। अब इसी तरह का जवाब जो है वो रिचर्ड ग्रैनल ने दिया, और एक ही जवाब से वो कहा था ना खैबर पख्तूनख्वा से किसी ने कि मज़ा तो तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। तो यहाँ डी चौक में तो कौमी तराना सुनने वाले और मासूम लोगों के ऊपर हमने गोलियां चलाकर उन्हें कत्ल किया, उनकी लाशों को गायब किया। लेकिन रिचर्ड ग्रैनल ने एक ही ट्वीट किया सिर्फ आगे से, और उसने कहा कि आई से इट अगेन, फ्री इमरान खान। इसी से होश इतनी टुकाने आ गई कि मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को यह पैगाम भेजा है कि किसी किस्म की आइंदा बदतमीजी जो है वो रिचर्ड ग्रैनल साहब के साथ या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करते हुए ना की जाए। उनके शायान शान उन्हें इज्जत दी जाए। ये अल्फाज हैं जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, उनके शायान शान उनको इज्जत दी जाए और उनके बारे में कोई ऐसी बात ना की जाए। ये डायरेक्शन दी है चौधरी निज़ामुद्दीन ने तमाम टीवी चैनल्स को, और ये मुझे एक बहुत ही मोतबर जो मीडिया की पर्सनैलिटी है, और उन्होंने ये मुझे बताया। जब उन्होंने बताया तो मैंने एक और चैनल को रब्ता किया, उनके मैंने बहुत ही मोतबर पोजीशन पे पूछा कि जी आपको भी ये पैगाम आया है? तो उन्होंने कहा जी हमें भी आया है। तो उसके बाद मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ कि चौधरी निज़ामुद्दीन अब पूरा बाजू ऊपर बुलंद करके सफ़ेद झंडा लहराए खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद रिचर्ड ग्रैनल ने जैसे कहते हैं ना पै दर पै हमले किए, उसी तरह का उन्होंने भी पै दर पै हमले करने का फैसला किया है। और आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो उससे चंद मिनट पहले ही रिचर्ड ग्रैनल ने एक और चौधरी निज़ामुद्दीन के ऊपर धावा बोला है, और लगता है कि अब इसकी जो जो होगी ना, इस नए धावे की जो हिद्दत होगी, उसको मेरा ख्याल चौधरी साहब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो अभी तो डंडे में झंडा वाइट जो डाल के लहराया गया है, इसके बाद मुझे लगता है डंडा भी नहीं रहेगा। चौधरी साहब हाथ में ही सफ़ेद झंडा पकड़कर खड़े हो जाएंगे कि हमारी बस मजीद ये काम ना किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या पै दर पै नया हमला कर दिया, धावा बोल दिया। तो वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट बहुत ही, आप ये कहें कि सीधा सीधा था। हमारी पार्टी तो आपको पता है ना कि इस टाइम कोई कोई भांत भांत की बोली बोल रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं उनकी और आपकी, मीन में अवाम की और इमरान खान की नब्ज़ एक जगह के ऊपर चल रही है, दिल एक जगह पर धड़क रहा है। क्लैरिटी है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट भी है, और क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन भी है। आपके लीडर ने जो जेल में से पैगाम भेजा है वो उन्होंने बड़ा सीधा सीधा भेजा है। उन्होंने कहा कि हमने 2 डिमांड्स की थी। एक तो डिमांड जाहिर है वही थी कि आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी हो 26 नवंबर को, और जो कुछ 9 मई को हुआ। और 26 नवंबर के बारे में उन्होंने ये आज बताया है कि मैं सो नहीं सका इस कत्लो गारत को सुन के। ये इमरान खान नहीं है, मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूँ। मुझे पता है कि वो जल्दी तकलीफ़ और दुख को इतना ज़्यादा अंदर अपने ऊपर तारी नहीं करते, बहुत दलेर हैं वो। और सोचिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे नींद की गोली खानी पड़ी, तो ये शायद आम लोगों के लिए तो ये आम बात हो, लेकिन इमरान खान के लिए आम बात नहीं है। मैं उनको जानता हूँ,
इमरान खान के बारे में जो मर्ज़ी ये लोग बकवास करते रहें, लेकिन इमरान खान के करीब से नींद की गोली भी नहीं गुजरती और वो बड़ी खुश नींद सोते हैं क्योंकि उनका ज़मीर बिल्कुल क्लियर है। और सोचिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर की कत्लो गारत का जब सोचता हूँ, उनके माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, जब सोचता हूँ कि किस तरीके से मासूम लोगों को गोलियां मारी गई, तो मैं जेल में सो नहीं पा रहा। नींद की गोली खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। अगला जुमला उन्होंने कहा कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं किसी सूरत इनके कत्ल का इंसाफ लिए बगैर नहीं रहूँगा। हमेशा कोशिश करूँगा कि इनका जो कत्ल गारत की गई इसका इंसाफ लिया जाए, इसका एहतसाब किया जाए। अब ये है इमरान खान की पोजीशन। इसको छोड़िए शहबाज गिल कहाँ फिर रहा है, आपको कई शहबाज गिल नजर आएंगे। कोई भांत भांत की बोली बोलेगा, कोई सोशल मीडिया के पीछे पड़ा होगा, कोई इधर को पड़ा होगा। इन सब का मकसद नैरेटिव को डिल्यूट करना है। लेकिन आप देखिए कि गेंद जो है वो कप्तान के हाथ में है और वो एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर गेंद कर रहे हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की मंजिल किस तरफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरी डिमांड हमारी ये है कि मासूम लोगों को जेलों से फौरन रिहा किया जाए और ये उन्होंने कहा पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हमने इसी के ऊपर मुज़ाकरात की दावत दी और अपनी सिविल नाफरमानी की जो मुहिम थी उसको चंद दिन के लिए डिले किया कि कल को हुकूमत ये ना कहे हमें मौका ही नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि बजाय इसको सीरियस लेने के इसका मजाक उड़ाया गया और मजाक इसीलिए उड़ाया गया कि इनका मुल्क के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो ये हमारी ऑफर को सीरियस लेते। तो अब उन्होंने कहा कि इस जुमेरात तक अगर हमारी इस इतवार तक अगर हमारे मामलात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा है कि आपने अपने रेमिटेंसेस जो हैं वो भेजने बंद करने पाकिस्तान में, हर तरह के रेमिटेंसेस, ताकि इनका तो एक ही इंटरेस्ट है, आपको पता है, ते लुटो ते फुटो। और उसके लिए यही है कि इन्होंने लूटना है। लूटते ये कैसे हैं? जो आपके रेमिटेंसेस के बाहर से पैसे आते हैं या IMF से कर्जे आते हैं, उन्हीं में से ये माल लूटते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो अब पैसा रहा नहीं, इसलिए जब आप पैसे बंद करेंगे तो सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ होगी। तो ये दो इमरान खान ने वाजे जो डिमांड रखी हैं और वाजे इनके ऊपर अपनी हिकमत अमली भी दे दी है और ये भी बता दिया है कि जो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी उसको ये किस तरफ ले गए। अब आते हैं जो रिचर्ड ग्रैनल ने, मैंने आपको कहा कि पै दर पै वो इनके ऊपर हल्ला बोल रहे हैं। नया हल्ला उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने इमरान खान के इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है। अब अगर तो आपको ये सब मजाक लग रहा है किसी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कोई जावेद चौधरी साहब रीट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रीट्वीट नहीं कर रहा, ये कोई अमेरिका में अमेरिका का कांग्रेसमैन रीट्वीट नहीं कर रहा, ये रिचर्ड ग्रैनल रीट्वीट कर रहा है इमरान खान को। और रिचर्ड ग्रैनल कौन है? जिनको मैन ऑफ स्टील नर्व्स कहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। रिचर्ड ग्रैनल वो हैं जिन्होंने जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि यूरोप में जो सबसे तगड़ा प्लेयर है अमेरिका के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो जर्मनी है। जर्मनी नेटो का सबसे बड़ा प्लेयर है, यूरोपीय यूनियन का भी सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मन है, सबसे ज़्यादा पैसा जर्मनी के पास है, सबसे ज़्यादा डिफेंस के ऊपर कंट्रीब्यूट जर्मनी करता है। जर्मनी जो है वो अपनी GDP का 1.17 शायद देता था, नेटो में कंट्रीब्यूट करता था। प्रॉमिस उनका 2% तक था। फिर रिचर्ड ग्रैनल को भेजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पर वज़ीर बना के, अपना सफ़ीर बना के जर्मन, और उन्होंने कहा कि फौरी 2% करें। जर्मनी पूरा हिल के रह गया, वो नहीं करना चाहते थे। रिचर्ड ग्रैनल ने उनकी नहीं सुनी। जर्मनी ने पूरा जोर लगा लिया, अपनी पूरी लॉबिंग की अमेरिका में हर तरह से। जैसे चौधरी ने पहले जियो से हमला रिचर्ड ग्रैनल पे किया, इसी तरह के काम, बिल्कुल इस तरह के तो नहीं, लेकिन इस तरह के काम वहाँ पर भी करने की कोशिश की गई पॉलिटिकली। रिचर्ड ग्रैनल फंसे रहे। जर्मनी के जो चांसलर, वो पूरी कोशिश की, उन्होंने मुलाकातें की, इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, सब कुछ हुआ, लेकिन रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि 2% निकालें। इस बात पे फिर बात ख़त्म हुई कि हम 1.4 के करीब जाते हैं और अगले 1-2 सालों में 2 पे चले जाएंगे, हमें मोहलत दें। वो तो फिर खुशकिस्मती जर्मनी की, बदकिस्मती अमेरिका की कि पीछे से ट्रंप का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया 4 साल का। और 2020 में फिर रिचर्ड ग्रैनल को, क्योंकि वो ट्रंप ने सफ़ीर लगाए हुए थे, बाइडन तो उन्हें वहाँ नहीं रखेंगे, तो रिचर्ड ग्रैनल को जर्मनी से अपनी मुद्दत वक्त से पहले ख़त्म करके वापस लौटना पड़ा। अब रिचर्ड ग्रैनल को, जी हाँ, उसी रिचर्ड ग्रैनल को सदर ट्रंप ने ऐसे इलाकों का स्पेशल इन्वॉय बनाया है, स्पेशल टास्क दिया है, स्पेशल थानेदार बनाया है
जिन इलाकों के अंदर मसले चल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, पाकिस्तान और दुनिया की कोई जगह भी, उनके बारे में जो फैसले हैं वो यही करेंगे और यही करवाएंगे। अब वो शख्सियत इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं, वो शख्सियत ये कह रही हैं, ये तो कहते हैं ना कि वो उनके ऊपर ये होमोफोबिक हमले करते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, हम गवर्नमेंट में थे, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती थी, जाहिर है वो आपकी नज़र से गुजरती थी। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर, एक तो बहुत बड़ी मीडिया की पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने इसी किस्म का एक ऑपरेशन अमेरिका से करवा डाला था, लेकिन क्योंकि वो ज़ाती नोयत की बात है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो हर एक का अपना फेल है, वो जाने और रब जाने। इसी तरह और बहुत सारे हैं जिनकी अपने अपनी ओरिएंटेशंस हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन रिचर्ड को इन्होंने सिंगल आउट करने की पहले कोशिश की। उसका जवाब इनको जो मिला रिचर्ड की तरफ से, उसके बाद फिर सफ़ेद झंडा मैंने आपको बता दिया है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने उठाया है। सफ़ेद झंडा उठाने के बाद फिर ये पै दर पै जो है ये हल्ला आया है, नया हमला तो नहीं मैं कहूँगा, हल्ला आया है, और अब उन्होंने रीट्वीट किया है, मतलब कि इंडोर्स किया है इमरान खान की इन डिमांड्स को। और अब देखते हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन आगे से क्या करते हैं। ये अब मजाक नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता दूं, ये कोई तज्जिए की बात नहीं है, ये कोई शहबाज गिल एक्साइटमेंट सेल नहीं कर रहे, ये कोई आपको मैं जो है वो सनसनी नहीं बेच रहा, जो कि मैं हत्तल वसा कोशिश करता हूं कि मेरे व्लॉग का हिस्सा ना हो, मैं जज्बातियत आपके सामने ना रखूं। ये जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट को समझते हैं, ये आप किसी उससे पूछ लें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी सीनियर जो साबिक सफारतकार रहे हैं उनका कोई इंटरव्यू आपके सामने रखूं, और ये बहरहाल अब मामला सीरियसनेस इख्तियार कर गया है। और अब ये जो नया रिचर्ड ग्रैनल का ट्वीट को रीट्वीट करना, और ये आम ट्वीट नहीं है, इसमें इमरान खान अपनी डिमांड रख रहे हैं, इसमें इमरान खान अपना कोर्स ऑफ एक्शन रख रहे हैं, इसमें इमरान खान जो कत्ल हुए लोग जिनको शहीद किया गया उनका मुद्दा रख रहे हैं। ये पूरे का पूरा केस है जो चौधरी निज़ामुद्दीन के खिलाफ इमरान खान का है, उसको रख रहे हैं। और रिचर्ड ग्रैनल जो है वो अब जाहिर है वो बगैर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के, बगैर सच्चाई जाने कभी भी वो इसको इंडोर्स ना करते, इस पैगाम को, अगर उन्हें इसकी हकीकत का पता ना होता। तो आने वाला वक्त बहुत कुछ बता रहा है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं बहुत कुछ होने वाला है। आपने सिर्फ अब इंतज़ार करना है और अपने रब की तरफ देखना है। चौधरी निज़ामुद्दीन का जो जुल्म का, फरौनियत का ज़माना था, मुझे लग रहा है कि अब उसमें कमी आएगी। बाकी कोई पता नहीं होता, अल्लाह के काम है, हो सकता है अभी रस्सी और दराज करनी हो, लेकिन मुझे काम जो है वो अब ख़राब होते नज़र आते हैं। और इमरान खान अब सिविल नाफरमानी की तरफ जाता हुआ मामला देख रहे हैं, और ये इतवार के बाद काम शुरू हो जाएगा। हम आपके सामने मुकम्मल प्लान रखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से हम इसको बेहतर हैंडल कर सकते हैं। अगर ये सिविल नाफरमानी शुरू हुई, इन्होंने मुतालबात ना माने, तो फिर उसका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन आपके सामने रखेंगे। अगली खबर, आज इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं से बातचीत हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब की मेरे से कोई 1 घंटा या उससे भी लंबी डिस्कशन हुई थी पिछले दिनों, और सारा ये जो सब कुछ चल रहा है इसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। वो क्योंकि हमारी प्राइवेट बातचीत थी, वो तो मैं यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से क्या बातचीत करनी थी और उनका क्या इस सारी चीज़ के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन्होंने मेरे से शेयर किया था। आज बहरहाल इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, उनकी मुलाकात हुई है। अभी उनसे जब हमारी दोबारा बात होगी तो जाहिर है हमें पता चलेगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान साहब के साथ बात करने के बाद वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें और इमरान खान साहब ने क्या डायरेक्शंस दी हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो स्टॉक एक्सचेंज की है। स्टॉक एक्सचेंज में 10,000 पॉइंट्स की कमी आई। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 10,000 पॉइंट्स, दूसरे लफ्जों में क्रैश कर गई है। अब ये क्रैश क्यों की है, इसकी बात तो हमने उसी दिन बता दी थी। मैंने आपको बताया था कि मुन्नी सी स्टॉक एक्सचेंज है हमारी। पहले इसमें 45 अरब 90 बिलियन अरब, 90 बिलियन भी कह रहा हूँ, अरब भी कह रहा हूँ, 90 अरब डॉलर थे पहले इसके अंदर, तकरीबन 90 से 95 अरब डॉलर 2017 में। अब ये सिर्फ 45 अरब डॉलर का इसका पूरे का पूरा साइज रह गया है। ये वैसे तो बहुत बड़ी रकम है, जाहिर है 45 अरब डॉलर, लेकिन किसी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं, बहुत मुन्नी सी रकम है। अब जब इस मुन्नी सी रकम में कोई 300-400-500 मिलियन डॉलर डालता है और उसको पता भी हो कि ये मैंने ज़्यादा कर लेना है, तो तूफान आ जाता है, गर्म हो जाता है वो सारे का सारा। ये ऐसे ही समझें कि जैसे वो आजकल गाड़ियाँ हैं ना जिनमें 600 सीसी का इंजन है, उसको आप पूरी रेस दे दें तो जैसे वो शोर मचाती है ना,
तो वही हमारी स्टॉक एक्सचेंज करती है। भाग भूग नहीं सक रही होती वो बेचारी, 650 सीसी के इंजन से उस बेचारी गाड़ी ने कितना का भागना है, लेकिन शोर उसने ऐसे ही मचाया होता है जैसे बड़ा हीनो ट्रक जा रहा है वो। तो यही हमारी स्टॉक एक्सचेंज का मामला है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है तो थोड़ा सा पैसा भी ये डालते हैं तो शोर मचाती है। पाकिस्तान के मिलिट्री टॉप के जनरल्स ने ज़रूर, जो हमारी अंदर की इंफॉर्मेशन है, जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, चंद 4 5 6 जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं, उन्हें कहा कि पैसा डालो। उन्होंने डाला, स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऊपर गई। पिछले DGISPR साहब ने तो मुबारकबाद दी थी हुकूमत को ऊपर जाने की, इन्होंने भी क्रेडिट लिया होगा ज़रूर। और अब नीचे जाने का हमें समझ नहीं क्रेडिट किसको देना है, ये DGISPR साहब को देना है, आर्मी चीफ को देना है, किसको देना है ये हमें नहीं पता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस जो भी ये हलचल मचाई गई, इसमें कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया और आम इन्वेस्टर ज़रूर डूबा होगा। तो अब जब ऊपर जा रही थी स्टॉक एक्सचेंज तो क्या क्या बातें की जा रही थी, अब नीचे जा रही है तो किसको पूछना है ये भी ज़रा बता दीजिएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो दोबारा से अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हमला आवर हुए हैं। बहुत सारे अंदर से लोग, बहुत सारे बाहर से लोग। सोशल मीडिया के बारे में जो पूरे का पूरा बयानिया है वो क्या है, पाकिस्तान से इसे ऑपरेट होना चाहिए। सोशल मीडिया के हवाले से इल्ज़ामात है कि वहाँ गाली गलोच होती है, मुल्क के ख़िलाफ़ काम होता है। एक ऑफिशियल है, एक वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स पार्टी की ठेकेदारी के दावे कर रहे हैं, गालम गलोच करते हैं, लीडरशिप को गद्दार कहते हैं, कंप्रोमाइज़ कह रहे हैं, हमारी नाक में दम कर दिया है, दो टोक पैगाम दें, भगौड़े पाकिस्तान के अंदर वापस आके काम करें। इदारों के ख़िलाफ़ घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई। क्रेडिट डिसक्रेडिट PTI जो देने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, कोई हैसियत नहीं रखते ये लोग, गालियाँ देते हैं, ताने देते हैं। PTI लीडरशिप ने सब कुछ भुगता है इन 2 सालों में, इन लोगों ने कुछ नहीं भुगता। नेट के सामने बैठकर चंद लकीरें लिख दें, गालम गलोच को फ़रोग दे दें, बदनामी का ये बायस बनते हैं। हमारी शनाख्त ये नहीं होनी चाहिए। हमारा वर्कर गालम गलोच करे, पगड़ियाँ उछाले, या अपने माँ बाप के की जो परवरिश है उसके भी हकदार उसको दिखाते हैं, और जो कुछ ये मीडिया पर दिखा रहे हैं इन पर लान तान हो रही है। ये है जी पूरा बयानिया। अब ये बयानिया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है। पाकिस्तान के जो टॉप के जनरल्स हैं वो हमेशा से कहते हैं कि इमरान खान और नून लीग का बयानिया है। इमरान खान ने एक पूरी जनरेशन को बदतमीज़ कर दिया। PTI का जो सोशल मीडिया है वो गाली गलोच करता है, और अब उसी बयानिए की सरायत जो है वो PTI के अंदर से होती हुई दिखाई जा रही है। अब उसी बयानिए को प्रमोट जो है वो PTI के अंदर से भी आप होते हुए देख रहे हैं, वही बातें अंदर से हो रही हैं। अब हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि क्या इद्दत में निकाह का केस, ये लोगों को गोलियां मारना, जिले शाह को कत्ल करना, अरशद शरीफ को कत्ल करना, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये सब कुछ सोशल मीडिया ने तो नहीं किया। अब कुछ बातें बार बार इसमें की जाती हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक तो ऑफिशियल है, एक वॉलंटियर है। अब जब आप ये बातें कहते हैं तो आप बताइए कि जो वॉलंटियर हैं क्या इन्होंने ही पार्टी को जिंदा नहीं रखा? अगर लीडरशिप पे रह जाता तो ना इमरान खान का कोई कॉज बाहर जिंदा होता, ना कुछ और। अगर शहबाज गिल पे ही सारी बात रह जाती तो अभी तक सौदा हो चुका होता पूरे का पूरा। और बहुत सारे तो उतारे ही लोग उनके हैं, बहुत सारे तो लोग उतारे ही पाकिस्तान की ISI ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, चौधरी निजामुद्दीन ने PTI के अंदर उतारे हैं। और वो आपको इल्ज़ाम तो सभी के ऊपर लगाते, मेरे बारे में भी लोग कहते होंगे। तो उसका बड़ा आसान हल है, नर्म आवाज़ भली बात मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो आप वक्त दिया कीजिए। मैं अगर किसी को कहूं ना ये फलां ISI का एजेंट है, तो आपको मेरी बात ये मानने की जरूरत नहीं है। 2 3 महीने 4 महीने उस बंदे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, उसकी हरकतें करतूतें आपको सब कुछ खुद ही बता देंगी। तो उन्होंने जो बंदे उतारे थे, अब बहुत सारों के रंग नजर आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारों के नहीं नजर आ रहे, वो आ जाएंगे। लेकिन मुख्तसर काम यही है कि गालम गलोच करते हैं, ये बुरे हैं और ये पाकिस्तान आए। अच्छा, अब ये आपने देखा होगा मंसूर अली खान साहब मेरे बारे में भी बार बार ये कहते हैं कि ये वहाँ अमेरिका में बैठ के सारा काम करते हैं, ये वापस आए। अच्छा, मैं आपके सामने सिनारियो रखता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। मैं अभी किसी जगह पे गया था तो मुझे किसी ने कहा कि भाई आप वापस क्यों नहीं चले जाते, खातून ने, मैं डिट्रॉइट में था, उन्होंने सवाल किया। तो मैंने कहा बहन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मैं वापस जाता हूँ, जहाज़ में बैठता हूँ, तो जैसे ही जो घर में लोग बैठे हैं उनको नहीं पता होगा कि आप एयरबॉर्न होते हैं ना, जैसे ही जहाज़ फ़ज़ा में उड़ता है, तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है पूरे की पूरी दुनिया के अंदर, जो पैसेंजर का डाटा है वो अगली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपके अराइवल से पहले उन्हें पता होता है कि इस जहाज़ में कौन कौन आ रहा है, पहुंच के नहीं पता लगता, पहले से पता होता है। मतलब दुबई से जब जहाज़ उड़ता है तो पाकिस्तान को पहले से पता होता है कि उस जहाज़ में कौन कौन आ रहा है। तो मेरे लिए वहाँ पर फील्डिंग लगी होगी एयरपोर्ट के ऊपर।
मैं जहाज़ में से निकलूंगा नहीं, निकाला जाऊंगा। मुझे जहाज़ के अंदर से ही गिरफ्तार किया जाएगा और उधर से ही मुझे किसी गाड़ी में बिठाया जाएगा। वीआईपी प्रोटोकॉल, मुझे जहाज़ में से मैं निकल के बाहर नहीं जाऊंगा, उधर ही। और मुझे स्पेशल सीढ़ी से बाहर, वो ट्यूब में से नहीं निकाला जाएगा, स्पेशल उस ट्यूब में ले जाके सीढ़ी में से बाहर नीचे किसी डबल कैबिन में बिठाया जाएगा, आंखों पे पट्टी डाली जाएगी, हाथ बांधे जाएंगे और वहाँ से मुझे किसी अकूबत खाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जनाब ताहिर अब्बास सिपरा साहब के सामने मेरा केस पड़ा हुआ है बगावत और गद्दारी का, जिसमें मेरे ऊपर रियासत बगावत और गद्दारी का मुकदमा है। और वो मुकदमा जो है, जिसमें अर्श शरीफ शहीद हुए, वो वही मुकदमा है। और हम दोनों पर एक ही एफआईआर वो कटी थी और हम दोनों ही उस वक्त कौम के गद्दार बेटे डिक्लेयर हुए थे। एक को मार दिया गया है, एक को यहाँ पर जो इदारे हैं वो बताते हैं, अमेरिका में भी यूरोप में भी, कि आपको भी मार दिया जाएगा। आप मोहतात रहा करें, आपने कहाँ जाना है, कभी अकेले मत जाएं, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करें। ये सिर्फ मुझे नहीं बताया जाता, ये मोईद पीरजादा को भी बताया जाता है और लोगों को भी बताया जाता है। तो अब आप चाहते कि मैं वहाँ चला जाऊँ, चलें ठीक है, आपकी बात मान ली, वहाँ भी आ गया। अब मैं किसी अकूबत खाने में हूँ, वहाँ से अचानक मैं लाया जाऊँगा, ताहिर अब्बास सिपरा साहब के सामने पेश किया जाऊँगा। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मुझे 12 से 20 साल की सज़ा दी जाएगी। हो सकता है सज़ाए मौत भी दी जा सके, क्योंकि गद्दारी और बगावत में सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। मुझे किसी अकूबत खाने में फेंक दिया जाएगा। चलें, आप तो मंसूर अली खान साहब, आपकी व्यूअरशिप तो मैंने छीन ली ना, मैं समझ सकता हूँ। आप मेरे से पहले 3 लाख 3.5 लाख आपकी व्यूअरशिप थी, आप 1.25 लाख 1.5 लाख पे आ गए हैं। तो आपका तड़पना मुझे समझ आता है कि आपकी व्यूअरशिप मुझे ट्रांसफ़र हो गई, ये आप समझते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हो सकता है आपकी व्यूअरशिप किसी और के पास चली गई हो, लेकिन चलें, आपको यही लगता है मेरे पास आ गई, तो आपको तो सुकून आ जाएगा, आपकी व्यूअरशिप वापस चली जाएगी। चलें, जो मेरे और दुश्मन हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको भी सुकून आ जाएगा कि शहबाज गिल साहब काबू आ गए हैं, अब इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, अब इनको फेंटा लगाएंगे, मुझे नंगा करके मारा भी जाएगा, मेरे साथ और भी बुरे सलूक किए जाएंगे, सब कुछ। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो मैं रोज़ आप लोगों को एक्सपोज करता हूँ यहाँ से बैठ के, जिसके लिए मुझे इमरान खान साहब ने फ़ोन कॉल करके भी कहा कि तुमने वापस नहीं आना, और मैसेज भी किया जो आज तक मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है कि तुमने, जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ, कभी वापस नहीं आना, तुमने वहाँ बैठ के काम करना है जो मैंने तुम्हें जिम्मेदारी देनी। और फिर जेल जाने से पहले वो मुझे नोटिफाई करके गए, अपना यहाँ पर पीआर का रिप्रेजेंटेटिव, अपना मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव और पीआर का रिप्रेजेंटेटिव, वो मुझे नोटिफाई करके गए जेल जाने से चंद दिन पहले। अब मुझे बताइए, मैं अपने लीडर की बात मानूं, जो मुझे लॉजिक कहती है वो करूं, कि यहाँ से मेरी आवाज़ पहुंचे, मैं चौधरी निज़ामुद्दीन को एक्सपोज करूं, मैं चौधरी निज़ामुद्दीन का पूरा जो पाकिस्तान के मिलिट्री टॉप जनरल्स का पूरा जो एजेंडा है उसको दुनिया के सामने रखूं, या आपकी उश्कल देने के ऊपर वहाँ आ जाऊं, क्योंकि आपको तकलीफ़ है कि आपकी व्यूअरशिप ख़त्म हो गई है और लोग मुझे सुनते हैं। ये अगर आज मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं, मेरी टके की औकात ना हो, ये लोग कल मुझे ना सुनना बंद कर दें। कितने बड़े बड़े नाम थे आप मुझे बताइए। मुबश्शर लकमान साहब बेताज बादशाह थे ट्विटर के, अपने इसके यूट्यूब के, उनकी फॉलोइंग देखिए, आज आप उनकी व्यूअरशिप देखिए, उस वक्त उनकी व्यूअरशिप देखिए। तो क्या आपको लगता है शहबाज गिल ने सदा ऐसा रहना? ना, शहबाज गिल आज लाइन से उतरे, आज 2 नंबरी करना शुरू करे, आज 2 नंबर बातें करना शुरू करे, ये कौम जूते मार के मुझे यहां से उतारेगी जहां इन्होंने मुझे बैठाया हुआ है। तो ये सब कुछ जो होता है, ये कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि वापस आएँ, वापस आएँ, वापस आकर आप यहाँ पर ये करें, वापस आकर आप यहाँ पर ये करें, ये हमारी समझ से बाहर है कि इसमें से ये लोग निकालना क्या चाहते हैं। आपको आखिर पर दिखाते हैं कि अब ये जो तमाम का तमाम नैरेटिव है, ये इसमें मरवत साहब क्या कहते हैं। बाकी लोगों का तो मैंने आपको बता दिया अभी तक, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया इंटरव्यू दिया, उनकी सुन ले, उस पर मैं कोई तज्जिया नहीं करूँगा। आपने ये सुनना है वो क्या कहते हैं, फिर आपने अपने दिल से पूछना है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सुनिए। सोशल मीडिया के हवाले से हम पे बहुत सारे इतराज़ात लग रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक ऑफिशियल मीडिया है और एक वॉलंटियर्स है। जो वॉलंटियर्स हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अब पार्टी की ठेकेदारी के दावे कर रहे हैं, गालम गलोच पे आए हुए हैं, लीडरशिप को गद्दार कर रहे हैं, हर एक को कंप्रोमाइज का जो है खुतबा और फतवे दे रहे हैं। ऐसे लोगों ने जो है हमारा भी नाक में दम किया हुआ है। कुछ लोग साफी अपने आप को कहलवाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगोड़े हैं, यहाँ से गए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। ये लोग कोई हैसियत नहीं रखते हैं जो बाहर जाके बैठ के गालियां दे, या तो लिहाजा इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बड़ा पाने खान है मेरी तरफ से जो है पर पीछू लानत है उस पे। सुन लिया आपने, मेरा कोई तज्जिया नहीं, आप जाने, आपका दिल जाने, आपका रब जाने। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।